जब परिवार की हल्की फुल्की बेफिक्री समाज के शिष्टाचार से टकराती है, तब सम्मान और शर्मिंदगी के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है और दूसरी तरफ मौन निगाहों के पीछे एक ऐसी आकर्षण छुपी थी जिसे दोनों मानने को तैयार नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं जन ऑस्टिन द्वारा लिखा उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का अगला एपिसोड। एलिजाबेथ ने रात का अधिकांश समय अपनी बहन जेन के कमरे में बिताया। सुबह जब जेन की हालत थोड़ी स्थिर लगी तो एलिजाबेथ को कुछ राहत महसूस हुई। सुबह मिस्टर बिंगले की ओर से नौकरानी के जरिए जेन की तबीयत के बारे में पूछताछ भेजी। एलिजाबेथ ने ठीक ठाक जवाब भेज दिया। थोड़ी देर बाद मिस बिंगले और मिसेज हर्स्ट की तरफ से भी हालचाल पूछा गया, जिसका जवाब भी एलिजाबेथ ने विनम्रता से दिया। हालांकि जेन की हालत में थोड़ा सुधार था, फिर भी एलिजाबेथ ने तय किया कि लॉन्गबोर्न घर पर एक नोट भेजा जाए ताकि उसकी मां आकर खुद स्थिति देख ले और आगे का निर्णय करे। नोट तुरंत भेज दिया गया। नोट मिलते ही मिसेस बेनेट अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नाश्ता करके तुरंत नेदरफील्ड पहुंच गई। अगर जेन की हालत बहुत गंभीर होती तो मिसेस बेनेट को बहुत चिंता होती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीमारी खतरनाक नहीं है तो उन्हें राहत मिली। हालांकि मन ही मन वो चाहती थी कि जेन कुछ दिन और वहीं रुके, क्योंकि उन्हें लगता था इससे उनका और मिस्टर बिंगले के साथ का समय जितना बढ़ेगा, दोनों में प्रगाढ़ता उतनी ही बढ़ेगी। इसी कारण उन्होंने जेन को तुरंत घर ले जाने से मना किया। उसी समय डॉक्टर भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने सलाह दी जेन को अभी आराम की ज़रूरत है, उसे कहीं ले जाना ठीक नहीं है। कुछ देर बाद मिस्टर बिंगले वहाँ आए और उन्होंने पूछा, अभी जेन की तबीयत कैसी है? मिसेस बेनेट ने कहा, अभी हाल पहले से बेहतर है, लेकिन अभी उसे ले जाना कहीं भी सही नहीं होगा। डॉक्टर ने भी यही कहा है, इसलिए हमें कुछ दिन और आपकी मेहमान नवाजी का सहारा लेना पड़ेगा। मिस्टर बिंगले ने तुरंत कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, जेन को अभी ले जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहनें भी मेरे साथ सहमत होंगी। मिस बिंगले ने विनम्रता से कहा, मैडम आप निश्चिंत रहें, जब तक मिस जेन यहाँ रहेंगी उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मिसेस बेनेट ने उत्साह के साथ उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम्हें अच्छे मित्र न मिलते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। वह काफ़ी बीमार रहती है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शांत और धैर्यवान है। मैंने जितने लोगों को देखा उनमें उसका स्वभाव सबसे मधुर है। इसके बाद मिसेस बेनेट ने कमरे और घर की प्रशंसा करते हुए कहा, आपका यह घर बहुत ही सुंदर है, यहाँ रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि इसके बारे में इसके बराबर का कोई जगह नहीं है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे आशा है कि आप यहाँ से जल्दी जाने का विचार नहीं करेंगे। मिस्टर बिंगले ने हंसते हुए कहा, मैं कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करता, लेकिन अगर कभी जाने का सोच लिया तो 5 मिनट में भी जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं यही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। एलिजाबेथ ने हल्के मजाक के साथ कहा, तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझने लगी हूँ। बिंगले मुस्कुराए और बोले, काश मैं इसे तारीफ मान पाता, लेकिन इतनी जल्दी किसी का मुझे समझ लेना थोड़ा अजीब लगता है। एलिजाबेथ ने कहा, गहरे स्वभाव वाले लोगों को समझना आसान नहीं होता। इतने में मिसेस बेनेट ने बीच में टोका और कहा, एलिजाबेथ याद रखो तुम कहाँ हो, यहाँ वैसे खुलकर मत बोलो जैसे तुम घर पर बातें करती है। मिस्टर बिंगले ने कहा, तो आपको लोगों के स्वभाव का अध्ययन करने का शौक है? मुझे तो बहुत दिलचस्प बात है। एलिजाबेथ ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, हाँ, खासकर तब जब लोगों का स्वभाव रोचक होता है। मिस्टर डार्सी ने कहा कि आमतौर पर देहात में बात करने के लिए बहुत कम विषय होते हैं। उनका मानना था कि गांव में लोगों का दायरा छोटा होता है और समाज भी लगभग एक जैसा ही रहता है। यह सुनकर मिसेस बेनेट को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि देहात में शहर से कम बातें या घटनाएं होती हैं। लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ नया होता ही रहता है। यह सुनकर कमरे में कुछ क्षण के लिए चुप्पी छा गई और मिसेस बेनेट को लगा उन्होंने बाजी मार ली है। फिर मिसेस बेनेट अपने ही धुन में आगे कहती गई,
मुझे तो नहीं लगता कि लंदन में ऐसा कुछ खास है जो देहात में नहीं है, सिवाय बड़ी दुकानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों की। बल्कि देहात तो ज़्यादा सुहावना होता है ना मिस्टर बिंगले? मिस्टर बिंगले मुस्कुरा कर बोले, जब मैं देहात में होता हूँ तो मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं करता, और जब मैं शहर में होता हूँ तब भी मैं वहाँ खुश रहता हूँ। दोनों जगह की अपनी अपनी खासियतें हैं। मिसेस बेनेट ने फिर कहा, यह इसलिए है क्योंकि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर डार्सी को देहात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। यह सुनकर एलिजाबेथ को शर्म आई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत कहा, माँ, आपने मिस्टर डार्सी को गलत समझ लिया। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि शहर में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। मिसेस बेनेट फिर अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, हमारे यहाँ भी कम लोग नहीं रहते। हम तो कम से कम 24 परिवारों के साथ मेलजोल रखते हैं। एलिजाबेथ ने बात का रुख बदलते हुए कहा कि माँ, कल कौन कौन मिलने आया था? मिस्टर बिंगले ने बताया कि सर विलियम लुकास उनसे मिलने आए थे। मिसेस बेनेट तुरंत बोली, वह बहुत मिलनसार और शिष्ट व्यक्ति है, हमेशा अच्छे तरीके से बात करते हैं। मेरे हिसाब से यही अच्छे संस्कार की पहचान है। फिर उन्होंने थोड़ा गर्व से कहा, मेरी बेटियां भी अच्छे संस्कारों में पली बड़ी है, लेकिन हर इंसान को खुद ही अपना मूल्यांकन करना चाहिए। मिसेस बेनेट ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, लुकास फैमिली की लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन उनकी राय में उनकी बेटी जेन सबसे सुंदर है। उन्होंने थोड़ा गर्व से कहा, मैं अपने बच्चों की तारीफ ज़्यादा नहीं करना चाहती, लेकिन सच यह है कि जेन हमेशा सबसे सुंदर लगती है। यह बात बहुत लोग मुझसे कहते हैं। फिर उन्होंने पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि जेन जब सिर्फ 15 साल की थी तब शहर के एक युवक को उसे बहुत प्यार हो गया था। फिर हम लोगों को लगा कि वह कहीं शादी का प्रस्ताव न भेज दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस युवक को लगा होगा जेन बहुत ही छोटी है। पर वो जेन के प्रेम में इतना पागल हो गया, इतना डूब गया था कि उसने कविताएं लिखी। तब एलिजाबेथ ने अचानक कहा, और धीरे धीरे उनका ये आकर्षण और प्रेम खत्म हो गया। यह सुनकर एलिजाबेथ बेनेट मुस्कुराई। और फिर एलिजाबेथ ने आगे कहा, कई प्रेम कहानियाँ ऐसे ही खत्म हो जाती है। मुझे तो हैरानी होती है कि सबसे पहले किसने सोचा होगा कि प्रेम को पाने के लिए कविता लिखना जरूरी है। इस पर मिस्टर डार्सी शांत स्वर में बोले, कविता मजबूत प्रेम को गहरा और गहरा बना देता है, लेकिन अगर प्रेम बहुत हल्का हो तो कविता उसे खत्म भी कर सकती है। डार्सी बस हल्का सा मुस्कुराया और कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। एलिजाबेथ को डर हुआ कि कहीं उसकी माँ फिर कुछ अटपटा न कह दे, इसीलिए वह बात बदलना चाहती थी, लेकिन तुरंत कुछ सूझ नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मिसेस बेनेट ने मिस्टर बिंगले को धन्यवाद देना शुरू किया। फिर उन्होंने जेन की देखभाल करने के, उनका ध्यान रखने की बातों के लिए मिस्टर बिंगले को बहुत धन्यवाद दिया और एलिजाबेथ की वजह से होने वाली असुविधा के लिए उनसे क्षमा मांगी। मिस्टर बिंगले ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया और कहा कि इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। मिसेस बेनेट उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। फिर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया और परिवार की हल्की फुल्की बातचीत आगे बढ़ती रही। पूरी मुलाकात के दौरान दोनों बहनें आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। आखिरकार इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे छोटी बहन लेडिया बेनेट ने मिस्टर बिंगले से यह वादा ले लिया कि जब भी देहात में नृत्य समारोह, बॉल पार्टी होगा तो वे नेदरफील्ड पार्क में जरूर शामिल होंगे। लीडिया लगभग 15 साल की, स्वस्थ और बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। यह साफ दिखाई देता था कि वह अपनी माँ मिसेस बेनेट की सबसे प्रिय बेटी है, और इसी कारण उसे कम उम्र में ही लोगों के बीच खुलकर बोलने की आदत पड़ गई थी। उसमें बहुत उत्साह और स्वाभाविक आत्मविश्वास था। अपने अंकल के साथ दावतों में जाने और अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से उसका ध्यान अक्सर सेना के अधिकारियों की ओर रहता था और वे भी उसे पहचानने लगे थे। इसी उत्साह में उसने बॉल की बात छेड़ी और मिस्टर बिंगले से वादा करने को कहा। उसने मजाकिया अंदाज में यह भी जोर दिया कि अगर वे नहीं आए तो यह बहुत शर्म की बात होगी,
मिस्टर बिंगले ने हंसते हुए तुरंत जवाब दिया कि वे इस कार्यक्रम में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मिस्टर बिंगले ने हंसते हुए कहा, मैं इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जब बेनेट ठीक हो जाए तो मुझे बॉल की तारीख ज़रूर बताइए, लेकिन अगर वह बीमार रही तो शायद आप लोगों को भी नाचने का मन भी नहीं होगा। इस पर सबसे छोटी बहन लेडिया बेनेट उत्साह से बोली, हाँ बेहतर होगा हम जिन के ठीक होने का इंतज़ार करें, तब तक शायद कैप्टन कार्टर भी मैरिटन आ जाए। और जब आप बॉल दे ही रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि वो भी एक बॉल का आयोजन करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत शर्म की बात होगी। कुछ देर बाद मिसेस बेनेट और उनकी बेटियां वहां से विदा हो गई। एलिजाबेथ बेनेट वापस अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद कुछ देर बाद मिसेस बेनेट और उनकी बेटियां वहां से विदा हो गई। एलिजाबेथ बेनेट वापस जेन के कमरे में लौट गई। उनके जाने के बाद कमरे में मौजूद लोगों ने उनके परिवार के व्यवहार पर अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दी। मिस्टर डार्सी और मिस बिंगले ने भी इस बारे में सोचा, लेकिन डार्सी एलिजाबेथ की अच्छी आंखों और उसके संतुलित व्यवहार से प्रभावित थे, इसीलिए वह बाकी लोगों की तरह खुलकर आलोचना में शामिल नहीं हुए। अगला दिन भी लगभग पिछले दिन जैसा ही बीता। सुबह का समय मिसेस हर्ट्स और मिस बिंगले बीमार जेन के पास बैठी। जेन की तबीयत अब धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। शाम को एलिजाबेथ ड्राइंग रूम में सबके साथ आकर बैठ गई। कमरे में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे थे। मिस्टर डार्सी एक पत्र लिख रहे थे और मिस बिंगले उनके पास बैठी थी और बार बार बात करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर मिस्टर हर्ट्स और मिस्टर बिंगले ताश खेल रहे थे और मिसेस हर्ट्स खेल देख रही थी। एलिजाबेथ चुपचाप बैठकर सुई धागे का काम करने लगी, लेकिन उसकी नज़र बार बार डार्सी और मिस बिंगले की बातचीत पर जा रही थी। मिस बिंगले डार्सी के लिखने के तरीके की तारीफ कर रही थी, उनकी साफ लिखावट, सीधी पंक्तियां और लंबे पत्र। डार्सी शांत स्वभाव से उनकी बातें सुन रहे थे। मिस बिंगले ने कहा, आप बहुत तेज लिखते हैं। डार्सी ने जवाब दिया, नहीं, मैं धीरे लिखता हूँ। फिर मिस बिंगले ने मजाक में पूछा कि वह साल में कितने पत्र लिखते हैं, खासकर काम से जुड़े पत्र। डार्सी ने कहा कि ऐसे पत्र अक्सर उन्हें ही लिखने पड़ते हैं। मिस बिंगले ने उनसे कहा कि अपनी बहन को लिखे कि वह उनसे मिलना चाहती है। डार्सी ने बताया कि वह पहले भी ऐसा लिख चुके हैं। इसके बाद मिस बिंगले ने उनकी कलम की भी बातें छेड़ी और कहा कि अगर आप चाहें तो वह उस कलम को ठीक कर देगी। डार्सी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा वह खुद ही कर लेंगे। कुछ देर बाद मिस बिंगले ने फिर बातचीत शुरू की और पूछा कि क्या वह हमेशा अपनी बहन को इतने लंबे और सुंदर पत्र लिखते हैं। डार्सी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि यह तय करना मेरा काम नहीं है, ये पत्र कितने अच्छे हैं। तभी मिस्टर बिंगले हंसते हुए बोले कि डार्सी लिखते समय बहुत ध्यान रखते हैं और हर शब्द को सोच समझ कर लिखते हैं। एलिजाबेथ ने कहा, मिस्टर डार्सी, आपकी विनम्रता आपकी आलोचना को भी शांत कर देती है। डार्सी मुस्कुराए और बोले, यह हमेशा विनम्रता नहीं होती, कई बार यह सिर्फ अलग नजरिया होता है और कभी कभी इंसान अपनी कमियों को भी दिलचस्प समझ लेता है। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, मुझे लगता है आप अपनी लिखने की कमियों पर भी थोड़ा गर्व करते हैं। आप कहते हैं कि आप जल्दी सोचते हैं और जल्दी लिखते हैं, इसीलिए कुछ बातें अनगढ़ रह जाती हैं और आपको यह बातें अच्छी लगती हैं। डार्सी शांत रहे जबकि एलिजाबेथ आगे बोली, अक्सर लोग किसी काम को जल्दी में करने की क्षमता पर गर्व करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसमें गलतियां भी हो सकती है। फिर उसने सुबह की बात याद दिलाई। आज सुबह आपने कहा कि अगर आप किसी जगह को छोड़ना चाहे तो 5 मिनट में निकल सकते हैं, लेकिन किसी काम को बीच में छोड़ देना हमेशा अच्छी बात तो नहीं होती। इतना सुनकर मिस्टर बिंगले हंस पड़े और बोले, यह तो बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह की बात को रात तक कौन याद रखता है। लेकिन मैं मानता हूँ मैंने जो भी कुछ कहा था वह सच था। मैं सच में जल्दी फैसला कर सकता हूँ। हालांकि मैंने यह बात अपनी तारीफ के लिए नहीं कही थी। एलिजाबेथ मुस्कुरा कर बोली, मुझे नहीं लगता कि आप सच में इतने जल्दी किसी दोस्त को छोड़कर चले जाएंगे। आप तो बहुत मिलनसार है और लोगों की बातों का आप पर असर भी पड़ता है।
फिर उसने कहा, अगर आप किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाएं और वह कहें थोड़ी देर और रुकते हैं तो मुझे लगता है आप मान जाएंगे। यह सुनकर बिंगले हंसते हुए बोले, मैं आपका आभारी हूँ। आपने तो मेरे स्वभाव को बहुत ही अच्छा बना दिया, लेकिन मुझे लगता है मेरा दोस्त डार्सी मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं सोचता। मिस्टर बिंगले ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस बात की सफाई नहीं दे सकता। इस बारे में तो डार्सी को खुद ही बोलना होगा। मिस्टर डार्सी ने शांत स्वर में कहा, मिस बेनेट, आप मुझे उन विचारों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं जिन्हें मैंने कभी कहा ही नहीं और ना तो स्वीकार ही किया। मेरे दोस्त ने अभी सिर्फ अपनी इच्छा जताई है, कोई पक्का फैसला नहीं किया है। उसने आगे कहा, किसी दोस्त की बात तुरंत मान लेना हमेशा सही नहीं होता। अगर बिना सोचे समझे मान लिया जाए तो यह समझदारी तो नहीं कहलाती। एलिजाबेथ ने कहा, मिस्टर डार्सी, ऐसा लगता है आप दोस्ती और भावनाओं के असर को बहुत कम महत्व देते हैं। डार्सी ने जवाब दिया, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी निर्णय में सोचना विचारना जरूरी होता है। सिर्फ अनुरोध सुनकर तुरंत मान लेना हमेशा उचित नहीं होता। एलिजाबेथ बोली, मैं किसी खास स्थिति की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर दो दोस्तों के बीच सामान्य बात और उनमें आपसी समझ हो तो बिना ज़्यादा तर्क के भी एक दूसरे की बात मान लेना गलत नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह भी देखना चाहिए कि दोनों के बीच कितनी नज़दीकी और कितना भरोसा है। उसी के आधार पर फैसला बदलना चाहिए, ठीक है ना? मिस्टर बिंगले हंसते हुए बोले, हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन किससे लंबा है, क्योंकि कभी कभी लोग बातों से ज़्यादा अपनी शख्सियत का प्रभाव डालते हैं। सच कहूँ, अगर मिस्टर डार्सी मुझसे इतने लंबे ना होते तो शायद मैं उन्हें आधा भी महत्व नहीं देता। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। बिंगली ने मजाक जारी रखते हुए कहा, मैं डार्सी के बारे में कुछ बातों में बहुत कम जानता हूँ, खासकर तब जब वे अपने घर और परिवार के बीच होते हैं। मिस्टर डार्सी मुस्कुरा दिए। एलिजाबेथ को लगा कि शायद उन्हें बुरा लगे, इसीलिए उसने अपनी हंसी रोक ली। लेकिन मिस बिंगले को अपने भाई का यह मजाक पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि डार्सी के साथ हल्का व्यवहार किया जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। मिस्टर डिंगले ने हंसते हुए कहा, मुझे ज़्यादा तर्क वितर्क पसंद नहीं। अगर आप लोग अपनी बहस तब तक रोक लें जब तक मैं कमरे से बाहर ना चला जाऊं तो मुझे खुशी होगी। उसके बाद आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हैं। एलिजाबेथ मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अभी के लिए बहस रोक देते हैं। बेहतर होगा मिस्टर डार्सी अपना पत्र पूरा कर लें। डार्सी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और अपना पत्र समाप्त किया। जब पत्र लिखना समाप्त हुआ तो उन्होंने मिस बिंगले और एलिजाबेथ से संगीत बजाने का अनुरोध किया। मिस बिंगले तुरंत पियानो की ओर बढ़ी। उन्होंने औपचारिकता से एलिजाबेथ को पहले बैठने के लिए कहा, लेकिन हल्के आग्रह के बाद खुद ही पियानो पर बैठ गई और बजाना शुरू कर दिया। कमरे का माहौल शांत और संगीत से भरा हुआ था। कमरे का माहौल अब शांत और संगीत से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मिस बिंगले अपनी बहन के साथ गाने लगी। कमरे में संगीत का माहौल बन गया। इस बीच एलिजाबेथ संगीत की किताबें पलटते हुए बैठी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि मिस्टर डार्सी बार बार उसकी ओर देख रहे हैं। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी। वह सोचने लगी, जो व्यक्ति मुझे खास पसंद नहीं करता वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। उसने मन ही मन कई कारण सोचे। उसे लगा शायद डार्सी उसके स्वभाव में कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं और यह सोचकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ इटालियन गीतों के बाद मिस बिंगले ने एक तेज और खुश मिजाज स्कॉटिश धुन बजानी शुरू की। थोड़ी देर बाद मिस्टर बिंगले एलिजाबेथ के पास आए और धीरे से बोले, मिस बेनेट, क्या आपका मन नहीं करता कि संगीत पर नृत्य किया जाए? एलिजाबेथ मुस्कुराई, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। डार्सी ने दोबारा पूछा तो वो बोली, मैंने आपकी बात सुनी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या जवाब दूं। मुझे लगा आप चाहते हैं कि मैं हाँ कहूँ ताकि आप बाद में मेरे व्यवहार की आलोचना कर सके। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं ना ही कहूँगी। अब आप चाहो तो मेरी आलोचना कर सकते हो।
डार्सी ने शांत स्वर में कहा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। एलिजाबेथ उनके इस विनम्र जवाब से थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। डार्सी के व्यवहार में गंभीरता थी और शालीनता भी, और यही बात एलिजाबेथ को उलझन में डाल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि डार्सी वास्तव में उसके बारे में क्या सोचते हैं। उधर मिस बिंगले यह सब देख रही थी। उन्हें एलिजाबेथ का डार्सी के करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जेन की तबीयत को लेकर उनकी चिंता अब कम हो रही थी, लेकिन एलिजाबेथ के वहां रहने से उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। मिस बिंगले बार बार कोशिश कर रही थी मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पसंद ना करे। वह जानबूझकर एलिजाबेथ के परिवार और उसकी बहनों के व्यवहार की बातें छेड़ रही थी। एक दिन यूं टहलते हुए उसने कहना शुरू किया, अगर कभी आपका विवाह एलिजाबेथ से हो जाए तो आपको अपनी सास और छोटी सालियों को संभालना होगा, खासकर इन दो छोटी लड़कियों को जो ऑफिसर्स के पीछे भागती रहती हैं। वह यह सब इस तरह से कह रही थी कि डार्सी के मन में एलिजाबेथ के परिवार की गलत छवि बनी। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, और हाँ, अपने रिश्तेदारों के चित्र भी अपने घर में लगाने होंगे, जैसे अंकल और आंटी की। उनकी बातों में हल्का व्यंग था। इसके बाद उन्होंने एलिजाबेथ के लिए कहा, लेकिन एलिजाबेथ का चित्र बनवाना आसान नहीं होगा। उसकी आंखें बहुत सुंदर है। कोई भी चित्रकार उनकी आंखों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए भी उनके स्वर में सच्ची प्रशंसा कम और व्यंग अधिक था। कुछ देर बाद सब लोग टहलते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात मिसेस हर्ट्स और मिस बिंगले से हो गई। उन्होंने पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। माहौल हल्का और बातचीत भरा था, लेकिन मिस बिंगले कोशिश कर रही थी कि वह मिस्टर डार्सी के साथ ही रहे। जब वे साथ साथ चलने लगे तो रास्ता थोड़ा संकरा हो गया। मिस्टर डार्सी ने कहा, यह रास्ता हम सबके लिए काफ़ी छोटा है, बेहतर होगा कि हम लोग एवेन्यू पियर चलें। लेकिन एलिजाबेथ को उनके साथ ज़्यादा देर रुकना नहीं था। वह मुस्कुराकर बोली, नहीं, आप लोग नहीं रहें। यह दृश्य अभी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर एक और व्यक्ति को जोड़ा जाए तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना कहकर वह हल्के कदमों से आगे बढ़ गई। एलिजाबेथ मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब जेन की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। उसे उम्मीद था एक दो दिन में वो अपने घर लौट सकेंगे। एक ही मुलाकात ने साफ कर दिया कि दिल जीतने से पहले व्यक्ति का चरित्र परखना कितना जरूरी है। लेकिन दिल की जिज्ञासा ने अपनी पहली जड़ें जमा ली थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ में कहानी सुनना अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो फिर मिलते हैं उपन्यास के अगले एपिसोड में।